9:40 हुए हैं। 10-11 बजते बजते कहा जाता है कि थोड़ा नतीजे सेटल होने लगते हैं, लेकिन अभी 10 बजने में 20 मिनट बाकी और बीजेपी स्पष्ट बहुमत हासिल करती दिख रही है। जल्दी से एक रिएक्शन हर्षवर्धन जी, आपको लग रहा है चेंजेस के चांस? नहीं, देखिए मुझे तो कोई संदेह नहीं दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये सब आपको मुझे लगता है थोड़ा सा हम 1 घंटा और वेट करना चाहिए। संजय जी, आप? मुझे भी लगता है कि बंगाल में थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि अभी 1-2 राउंड 3 राउंड की काउंटिंग हुई है। मुझे लगता है कि बंगाल में थोड़ा संयम रखना अच्छा यूसुफ भाई, आपके हिसाब से? मुझे लगता है अभी इंतजार करना चाहिए, करीब 11 साढ़े 11 बंगाल में अभी रुझान है, थोड़ा सा समय का इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है सुशांत जी की बहुत जल्दबाजी हो। हम पूछ रहे हैं भाई, राजगोपालन सर, आपके हिसाब से बंगाल में? हाँ, परिपूर्ण जन से ममता बनर्जी हार चुकी है, बीजेपी सत्ता में आ चुका है। आ चुकी है सर, अभी 2-3 राउंड की काउंटिंग हुई है। कोई बात नहीं, अभी नंबर तो 110 में बढ़ा ना, वो 90 में जाएगी। अच्छा, आगे तमिलनाडु में, लेकिन तमिलनाडु में बहुत बड़ी स्टोरी वहां से आ रही है। चाहे जो भी हो, अगर डीएमके हार रही है और एक नया, मेरी भी राय ले लीजिए महाराज, मेरी भी राय ले लीजिए। ज्यादा विजय का, हाँ नहीं, डीएमके बिहार जो भी आप कह दें, एक नई पार्टी उभर के आ रही है। ये हमेशा पिछली बार ये हुआ था जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई थी और वो भी फिल्म स्टार नहीं थे, लेकिन डीएमके एक बड़ा स्टार। और इसके पास फिनोमेना, एक तो एमजीआर आए थे, लेकिन वो मूवमेंट, द्रविड़ा मूवमेंट से आके वो आए थे। फिर एक दौर में एनटीआर आए थे तेलुगु देशम पार्टी लेकर। अब उनके सन इन लॉ मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। तो साउथ में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इनका असर हो चुका है। तो अब एक फिल्म स्टार आ रहे हैं, तो इस पे हमें गौर करना पड़ेगा। तो यूसुफ भाई, अगर हाँ, मैं आ रहा हूँ सर, मेरे आ रहा हूँ, राय ले लीजिए महाराज। हाँ, आ रहा हूँ। आपसे राय लेने में डर लगने लगा है मुझे। सबसे ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। अखिल जी बोलिए। स्टॉक मार्केट का पूछेगा सर, स्टॉक मार्केट मैं बोलूं? हाँ, बोलिए सर, बोलिए। देखिए, जिस प्रकार से केचुए ने लोकतंत्र का लूट की है और जिस प्रकार से वहां बंगाल के अंदर वोट लूटा गया है, मैं निवेदन करता हूं ममता बनर्जी से और सारे अपोजिशन पार्टी से, गांधीवादी हम लोग हैं, हम गोडसेवादी नहीं हैं। गांधीवादी अहिंसात्मक आंदोलन चलाइए, अपने देश के अंदर लोकतंत्र के संविधान की हत्या मत होने दीजिए। एक संवैधानिक रूप से परमिटेड। अखिल जी, मुझे ये बताइए, आप साइड बाय साइड राहुल गांधी का भाषण तो नहीं लिखते हैं? आप में मुझे सारे वही गुण दिख रहे हैं कि बोलो कुछ भी, मैं तो वही बोलूंगा जो मैं बोलना चाहता हूँ। अरे बच्चे हैं महाराज, अभी आप बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं। अरे सर, हम भी 25 साल हो गए करते करते, हम भी बहुत चुनाव देख लिए। 50 साल, ठीक है, और कम से कम आप एक घटना सुना देता हूँ। हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना, तो एक लाइब्रेरी का चपरासी था। उसने कहा हमारे सामने जाने कितने छात्र संघ अध्यक्ष आए और चले गए। तो उन्होंने कहा हाँ भैया, अध्यक्ष बन के मंत्री बने, सांसद बने, तुम अभी चपरासी की चपरासी। तो सुशांत जी नाराज नहीं होना है, ये कहना चाहिए। नहीं थे वो चपरासी कहीं, आप तो वो चपरासी। अच्छा ठीक है, पर्सनल नहीं जाते हैं, रहने दीजिए। ठीक है सर, नहीं ये तरीका गलत है ना। तो आप भी तो जा रहे हैं ना सर। अखिल जी, आप तब से वही कर रहे हैं। आपसे पूछो ए, आप बताते हैं जेड। हम क्या करें बताइए? मेरी इच्छा है, मैं क्या बताऊं? नहीं, आपकी इच्छा नहीं है ना सर। यहाँ पे सब लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। आपसे सभा ने भी पूछ लिया कुछ, आप बता रहे हैं कुछ। चलिए, हमसे तो आपकी नाराजगी हो सकती है। ठीक है यूसुफ भाई, मुझे ये छोड़िए, चलिए अब शेयर बाजार आपके लिए। यूसुफ भाई आप बताइए, मैं ये कह रहा हूं, अगर ये नतीजे रहते हैं जो दिख रहे हैं, क्या तमिलनाडु का बीजेपी के लिए विजय का आना और इस तरह से चढ़ जाना, क्या 2029 के लिए उनके लिए बहुत फायदे की बात है? और अगर बीजेपी बंगाल जीतती है तो क्या 2027 में यूपी में भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इन नतीजों का? हाँ बिल्कुल, जो भी आज जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, इनका जो प्रभाव है वो अगले साल 7 राज्यों में जो चुनाव होंगे विधानसभा के, 5 एक बार होंगे, 2 बाद में होंगे, उन पे भी असर पड़ेगा। और लोकसभा के चुनाव के नतीजों को भी ये नतीजे प्रभावित करेंगे। जो 2029 की बात आपने कही, और जो बीजेपी जिस तरह साउथ में बढ़ती हुई दिख रही है, मैं आपको बताऊं 2 जुलाई 2022 में बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ में बीजेपी कैसे बढ़े इस पर स्ट्रेटेजी बनाने पर जोर दिया था। और 2024 में बीजेपी उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद से बीजेपी ने लगातार साउथ में काम किया है। बीजेपी का एक काम करने का तरीका है, वो बहुत साइंटिफिक तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से टारगेट बनाती है
उस टारगेट को अचीव करने की एक रणनीति बनाती है। उस रणनीति के अलग अलग स्टेप्स होते हैं और उस स्टेप पे लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये नहीं, लेकिन इसमें समय एक चीज ये भी है, ये पैसा कहाँ से आता है? एक मिनट हमारे सहयोगी भवानीपुर में मौजूद हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। ये देखिए, ये बीजेपी के समर्थकों का जोश है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमार सिंह है। मैं भवानीपुर विधानसभा से एक कर्मठ अपना योगदान देने के लिए बीजेपी में कर रहा हूं और बंगाल से इस निर्मम सरकार को हटाना ही हमारा लक्ष्य है और हम लोग जीत चुके हैं भवानीपुर से और पूरे। अभी तो पहले राउंड की काउंटिंग चल रही है। हाँ, हमारा आगे ही रहेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, उसके बावजूद भी हम लोग जीत रहे हैं। 1 से 60-70 सीट हम लोग जीत रहे हैं। हमारे दादा शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी जीत रही है। ये देखिए, ये दावे हो रहे हैं अभी से। और देखिए, और भी जो पीछे कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा उनसे बात। विद्या, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार पैच कीजिए, उनको तो पता चलेगा कि वहां पर कितने राउंड की काउंटिंग हुई है और बैलेट पेपर वाला नतीजा जो है वो बताया है कि नहीं बताया वो भी क्लियर होगा। लेकिन अभी खुद विद्या जो कह रहे थे उसमें उन्होंने कहा था कि 1 राउंड की काउंटिंग हुई है ईवीएम की, तो अभी बहुत अर्ली है। लेकिन क्योंकि अभी जैसा उन्होंने मनोज जी ने बताया था कि कई जगहों पर 27 राउंड की काउंटिंग होनी है और मिनिमम जो है वो 10 राउंड की काउंटिंग। तो अभी बहुत सारे ईवीएम खुलने बचे हुए हैं और ये 152 क्या 112 होगा या 112-152 होगा, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। या 152-170 होगा, हाँ, या 200 हो जाए, कहने को तो कुछ भी हो सकता है होने को। ममता बनर्जी कहना चाहूंगी क्योंकि हम लोग बार बार कांग्रेस की बात करते हैं। जो कांग्रेस तो जब हम डेटा निकालें तो कांग्रेस भाजपा को टक्कर नहीं दे पाती है, ये हमने देखा है। कर्नाटक में हुआ और तेलंगाना में बीआरएस भारतीय टीआरएस को हटाया। शर्मा जी उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। ये अच्छा, एक बार बोल लेने दीजिए, बोल लें, उनकी बात तो कंप्लीट हो जाएगी कि वो कहना क्या चाह रही है। बोलिए। ये तो मैं कह रही हूँ, लेकिन अभी तक जो डेटा हमें दिखा रहा था सुशांत जी कि रीजनल पार्टीज वो ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं, उनकी स्ट्राइक रेट भाजपा के खिलाफ। अब सबसे बड़ी 2 पार्टीज का इस टाइम टेस्ट हो रहा है, एक है तृणमूल कांग्रेस बंगाल में और एक है डीएमके करुणानिधि स्टालिन की डीएमके। तो ये इस पर नेशनल इलेक्शन की जो केमिस्ट्री होती है उस पर जरूर असर पड़ेगा। जब आप कांग्रेस तो कमजोर है ही, हालांकि कांग्रेस ने 24 में थोड़ा बेहतर किया, लेकिन फिर भी रीजनल पार्टीज वो ताकत दिखाते थे। ममता बनर्जी बार बार और डीएमके। अभी ममता का, चलिए तो बीच बीच में बोल रहे हैं, इनको बोलने ही दीजिए। के शर्मा जी 2 मिनट रुक जाइए ना, उनकी बात कंप्लीट हो जाए, मैं आपको मौका देता हूं। तो हम लोग अगर डेटा के एस्पेक्ट से, एनालिटिकल एस्पेक्ट से देखें, इसका ये बहुत बड़ा रिजल्ट आ रहा है। तो लेकिन संजय जी, क्या इसका एक दूसरा पक्ष ये हो सकता है, अगर ममता बनर्जी हार रही हैं, अगर मान लीजिए डीएमके हार जाती है, तो अगर रीजनल पार्टीज कमजोर होती हैं तो वो जो इंडी अलायंस में एकजुटता होनी चाहिए या हर राज्य में आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, क्या उसको यूनाइट होने का एक मौका मिलेगा? क्योंकि रीजनल पार्टीज को भी समझ में आएगा कि बिना सबके साथ आए बीजेपी को रोकना नामुमकिन है। देखिए सुशांत जी, यदि आप बंगाल का केस देखिए, पहले बंगाल को देखिए, कांग्रेस जहां भी कमजोर हुई है उसका फायदा भाजपा को जाता है। तो ये क्षेत्रीय पार्टीज जो हैं उनको भी, कांग्रेस पार्टी जब भी निर्बल होती है, नाकामयाब होती है, उसका पूरा जो कहते हैं ना एडवांटेज है, उपलब्धि है, वो सब बीजेपी की तरफ जाती है।